Hello and welcome back, dear aspirant. In our channel, Study Mantras with Aditya. Dear aspirants, इस समय हम इंटरनल सिक्योरिटी में कम्युनल वायलेंस इट मीन्स संगठित अपराध के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके संबंध में हमने एक लेक्चर पहले ही देख लिया है और यह जो आज का लेक्चर है ये कम्युनल वायलेंस पे आखिरी लेक्चर होगा। इट मीन्स कि हम इसे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही हॉट टॉपिक है। रोज़मर्रा के जीवन से लेकर के आपके इंटरव्यू तक में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम बात करेंगे मॉब लिंचिंग के ऊपर। आपने कम्युनल वायलेंस के विभिन्न स्वरूपों को जान लिया है, क्यों होते हैं उनके बारे में जान लिया है, क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं उसके लिए बारे में आपने जाना है। कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसे टैकल कर सकते हैं। मॉब लिंचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सब ने ही सुना होगा और इस पर एक कमेटी भी बनी थी जो कि गौबा जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो मॉब लिंचिंग क्या है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई भीड़ बिना किसी प्रकार के कानून को ध्यान में रखते हुए जब तुरंत ही न्याय करने के लिए तैयार हो जाती है, आतुर हो जाती है और फिर वो किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि अपूरणीय क्षति पहुंचाती है, उसकी हत्या कर देती है, तो इसे हम कहते हैं मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर देना। हमारे देश में अभी हाल फिलहाल की बातें करें तो पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। हमने देश के कई हिस्सों में इन प्रकार की घटनाओं को देखा है। आए दिन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स में ये घटनाएं हमें सामने दिखाई दी हैं। तो आज थोड़ा सा मॉब लिंचिंग के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, किस प्रकार से ये हमारे देश में जो लॉ बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके सामने एक थ्रेट है। किस प्रकार से ये पूरे कानून व्यवस्था के सामने ही एक थ्रेट, क्योंकि जो भी कानून एग्जिस्ट करता है इससे इनको कोई लेना देना नहीं होता, जो लोग भी मॉब लिंचिंग में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक जो लॉ का जो गवर्नेंस है उसे ही बिल्कुल क्या कर दिया जा रहा है, साइड कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है और इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे कि समाप्त करना, जिसे टैकल करना बहुत ही आवश्यक है एक गवर्नमेंट के लिए। मॉब लिंचिंग की आप बात करें तो कुछ बातों को देख लें कि एक लिंचिंग जो है यह हिंसा का एक प्रकार होती है, लेकिन जब मॉब लिंच करता है, इट मीन्स मॉब मतलब भीड़, जब भीड़ लिंच करती है तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं मॉब लिंचिंग। इसमें होता यह है कि भीड़ मौके पर त्वरित न्याय करने की गरज से बिना किसी सुनवाई के ही आरोपित को अभियुक्त मान लेती है और उसे पीट कर उसकी जान ले लेती है या फिर उसके अंग भंग को कर दिया जाता है, अंग को भंग कर दिया जाता है। किसी भी प्रकार से इन 3 प्रकार से उसे क्षति पहुंचाई जाती है जो कि अपूरणीय होती है। तो इस प्रकार से हम लिंचिंग को डिनोट कर सकते हैं। लिंच लॉ की बात करें तो देखिए, जो भीड़ का कानून होता है, इस शब्द का जो अभिप्राय है वह एक स्वनियोजित अदालत से है, कि एक ऐसी अदालत जो स्वयं के द्वारा ही गठित की जाती है। इट मीन्स उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, कोई लॉ बनाने से पहले कोई बहुत सारा वाद विवाद नहीं किया गया है, समाज के अच्छाइयों बुराइयों का उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ ये तुरंत ही अदालत बना गई है और जो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए ही व्यक्ति को अपने फैसले थोप देता है। वो जो भी फैसले करता है उसे व्यक्ति को मानना ही पड़ता है और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के वो फैसले करते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं लिंच लॉ। जो भीड़ का कानून होता है वो कुछ इस प्रकार से ही कार्य करता है। इसके बारे में जो बेसिक एसेंस है उस आप सब ही समझ रहे होंगे, क्योंकि आप सब ने इन सब चीज़ों को अपने सामने देखा हुआ है और इससे आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। और कुछ घटनाओं की अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो हम अपने एग्ज़ाम में मेंशन कर सकते हैं, तो कुछ घटनाओं की बात करें तो त्रिपुरा की घटना हम ले सकते हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल न्यूज़ थी और काफ़ी ज़्यादा इसका हाइप हुआ था। 3 जिलों में देखा जाए तो बच्चा चोरी के आरोप लगाए गए 3 व्यक्तियों पर। एक व्यक्ति तो एक महिला थी, उस पर आरोप लगाया कि ये बच्चा चोरी कर रही है। एक व्यक्ति फेरी वाला था जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी था और वो त्रिपुरा में अपना फेरी वाला काम कर रहा था। और तीसरा व्यक्ति तो ये तो बिल्कुल अचंभव वाली बात है, असंभव वाली बात है और एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिव ये स्टेप लिया गया और इस स्टेप के माध्यम से ये पता चलता है कि कितना मॉब लिंचिंग खतरनाक हो सकता है। यह तीसरा व्यक्ति वह था जो कि त्रिपुरा सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था, ताकि वह उन अफवाहों को फैलने से रोक सके, उन अफवाहों के खिलाफ लड़ सके जो अफवाह मॉब लिंचिंग का कारण बनती हैं। और बताइए कि उस व्यक्ति को ही क्या कर दिया गया, लिंच कर दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा एक ब्लो था, एक झटका था जो हमारी व्यवस्था, हमारी जो मशीनरी, हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है उसके सामने। और इस घटना को आप अपने एग्जाम में भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं भी हमें देखने को मिली, हालांकि कई सारी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं,
तो आप जो भी आपको उस समय ध्यान आए आप एग्ज़ाम में उसे मेंशन कर सकते हैं। जब ये घटना हुई तो त्रिपुरा के जो डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने कहा कि देखिए, यह देखा गया है कि एसएमएस, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के मंच जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के जरिए फर्जी फोटो, पाठ संदेश प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें राज्य में बड़े पैमाने पर घृणा फैलाने की क्या होती क्षमता होती। सीधा सा इनका कहने का अर्थ है कि जो भी सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप राज्य में हिंसा फैला सकते हैं। इतना इनके अंदर पावर होती है इन सोशल मीडिया साइट्स का। इसलिए हम सभी को ही सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए और लोगों को भी उसका दुरुपयोग करने से रोकना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप वो कर सकते हैं जो आपने कल्पना नहीं की है, और वो कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं जो आप कभी भी नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो गौ अति सतर्कता की बात करते हैं हम। लगातार आपने देखा कि किस प्रकार से गायों को लेकर के, जो गायों की सुरक्षा को लेकर के एक अति सतर्कता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। किस प्रकार से गौ रक्षक जगह जगह आपको देखने को मिल रहे थे, और किस प्रकार से कई लोग इनके एक तरह से कह सकते हैं मिसकम्युनिकेशन की बलि भी चढ़ रहे थे। कितने लोगों को इससे अपने जान का हाथ धोना पड़ा। तो वो भी एक कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ही बड़ा फेल्योर का एक जो है मार्ग लग जाता है। आप देखें, जो गौ सतर्कता है, इसमें पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण कानून जब मई 2017 में सरकार ने बनाया, तो उसमें सरकार ने कहा कि भाई हम पशु वध के लिए जो खरीद बिक्री की जाती है पशुओं को काटने के लिए, उनका वध करने के लिए, उन पर हम पूरी तरह से क्या लगा रहे हैं, रोक लगा रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी किया मई 2017 में। जब इस प्रकार के ऑर्डर जारी हुए तो आपने देखा कि कई सारे गौ रक्षक जो है बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, और उसके बाद कई लोगों को, ऐसे लोगों को भी प्रताड़ित कर दिया जाता है जिनका उसमें कोई असल में कोई वो आरोपित थे नहीं, बल्कि उनको आरोपित बना दिया जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं। और जो आम किसान जन थे, जो कि खुद अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनकी गाय मान लीजिए बीमार है, कुछ किसी प्रकार की कोई समस्या उसको हो गई और वो उसका क्योर नहीं करा पा रहे हैं, तो उससे क्या होता था कि वो उसको बेच भी नहीं पा रहे थे। अब बेच नहीं पा रहे थे तो अब उनके जीवन के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ के रूप में, एक फाइनेंशियल बर्डन के रूप में वो गायों का बोझ उठाते थे। तो इससे क्या होता था, उनकी स्थिति और भी बदतर होती जाती थी, और एक प्रकार से एक डर सा जो है फैल गया था, एक डर का माहौल वहाँ पे फैल गया था। तो इस तरह की जब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा एनामली हो गई, तो उसके बाद क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस प्रकार का जो ऑर्डर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया गया था, उसे क्या कर दिया गया, उस पर निलंबित कर दिया गया। तो तब से जब गाय को लेकर जो गौ रक्षक हो, जो तथाकथित अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, की सतर्कता बढ़ गई। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने बिक्री पर लगे प्रतिबंध को जुलाई 2017 में अपने फैसले में क्या कर दिया, निलंबित कर दिया। उसमें कहा गया कि हाँ, अब इसमें बिक्री की जा सकती है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो कुछ कानून हमें ऐसे भी दिखाई देते हैं जो कई बार लोगों को क्षति पहुंचा देते हैं। हालांकि उनका मोटिव ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी की वजह से उनका जो साइड इफेक्ट होता है वो हमारे सामने निकल कर आता है, और फिर हमें उस कानून में चेंजेस लाने पड़ते हैं। और बात करते हैं आइए कि जो सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं उनके खतरे को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हम चीज़ों को पॉइंट वाइज देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इसमें से पॉइंट वाइज इसको याद रखें, ताकि एग्ज़ाम में आपको पॉइंट्स कम से कम लर्न हैं, और पॉइंट लर्न रहेंगे आपको तो उसके माध्यम से आप ढेर सारी बातें उसके अंदर लिख देंगे। पहली बात करते हैं कि क्या तरीका हो सकता है, हम कैसे सांप्रदायिक हिंसा को रोक सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि विरासत एवं एकता पर हमें अपने क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। हमारी जो विरासत रही है, किस प्रकार से हमने देश की सुरक्षा के लिए विभिन्न समय में किस प्रकार से एकजुटता दिखाई है, किस प्रकार से हम एक दूसरे का साथ देते आए हैं, और किस प्रकार से हमने, आप देखेंगे अंग्रेजों के समय एकजुट होकर हमने उनको देश से भगाया था, किस प्रकार से हमने उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी एकजुट होकर के। जो हमारी विरासत, जो हमारी एकता है, उस पर हमें क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। पहला काम हमें ये करना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, निष्पक्ष पुलिस तथा प्रशासन। देखिए, किसी भी देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा उसके नागरिकों में कानून व्यवस्था के प्रति एक सामान्य भाव पैदा करने के लिए ये आवश्यक है कि हम निष्पक्ष पुलिस बनाए रखें, और प्रशासन व्यवस्था भी बिल्कुल क्या हो, निष्पक्ष हो, सभी लोग को समान रूप से प्रशासनिक सुविधाएं मिलें। दंगों के अधिक समय तक चलने पर लोग ये समझने लगते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस या प्रशासन की क्या है, फेल्योर है, और ये निष्पक्ष नहीं है। इसी कारण दंगे जो है इतने लंबे समय तक खींचे चले जा रहे हैं। तो इस सोच को बदलना आवश्यक है, और पुलिस में सुधार की भी आवश्यकता है। कुछ अधिकारियों के कार्यकाल को भी बढ़ाया जाना चाहिए। अधिकारी, मान लीजिए कि कोई एक नया ऑफिसर कहीं पोस्टेड होता है, तो वो अपने हिसाब से कुछ नए नए इनोवेशन लेकर आना चाहता है, कुछ नए नए चेंजेस लेकर आना चाहता है।
और वो उस प्रक्रिया की शुरुआत कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उस प्रक्रिया की शुरुआत करता है और उस पर कुछ दूर तक ही आगे बढ़ता है, तब तक पता चलता है कि उसका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, तो वह किया हुआ काम अधूरा रह जाता है। और इसी प्रकार से जो दूसरा ऑफिसर किसी दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होकर उस जगह पर आया, उसका भी वही हाल होता है, वो पिछली जगह पर जो काम अपना शुरू किया रहता है उसको ख़त्म नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से हर अधिकारियों की ये समस्या रहती है कि वो जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं, चेंजेस की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन चेंजेस को बीच में ही छोड़कर उन्हें जाना पड़ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उनका जो कार्यकाल है, उनका जो एक जगह है, उसको कुछ समय के लिए फिक्स करें कि इतने साल तक आपके यहाँ पे काम करने के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। इसी प्रकार से हम बात करें कि हिंसा के प्रति जो हमारा नीति होती है वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की होनी चाहिए। हमको हिंसा के प्रति बिल्कुल भी क्या करना है, टॉलरेंस नहीं दिखाना है, कोई भी सहनशीलता नहीं दिखानी है। हिंसा में लिप्त जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और उनका व्यवहार बिल्कुल क्या होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। ये आवश्यक है। हिंसा से जुड़े व्यक्तियों को हम क्या करें, बिल्कुल कठोरता से उनका दमन करें। सांप्रदायिक दंगों से संबंधित जो मामले विभिन्न प्रकार के कोर्ट में आते हैं, उन कोर्ट में मामलों को आप देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं मामले, जिस वजह से इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ती रहती हैं, लोगों के अंदर डर का अभाव होने लगता है। तो यही आवश्यक है कि हम अपनी जुडिशरी जो सिस्टम है ज़्यादातर जो कि कम्युनल वायलेंस से रिलेटेड है, उसमें हम क्या करें, सुधार लाएं। और उसके लिए हम एक विशेष न्यायालय की स्थापना करें, स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना करें, और उन स्पेशल कोर्ट्स के माध्यम से हम जो कम्युनल वायलेंस से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनको जल्द से जल्द हम क्या करें, निपटा दें। विशेष न्यायालय से दंगे संबंधी जो मामले हैं उनको तेज़ी से निपटाए जा सकेंगे। और साथ ही ऐसे मामलों में जमानती प्रावधानों को भी सख्त किया जाना चाहिए। जल्द से जल्द इस मामलों में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार के प्रावधान भी हमें करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि हमारे देश में पुलिस और जनता का अनुपात बहुत ही कम है। प्रति एक लाख, भारत में जो प्रति 1 लाख जनसंख्या है, उस पर जो पुलिस कर्मियों की संख्या है वह मात्र 130 है, जबकि यूनाइटेड नेशंस में एक सामान्य तौर पे कम से कम 220 पुलिस वाले होने चाहिए 1 लाख जनसंख्या पर। तो हमारे देश में आप देखेंगे कि लगभग 90 जो पुलिसमैन हैं वो क्या है, कम पड़ते हैं, उनके आसपास भी हम कहीं नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से हमारे देश में जो संख्या बल है पुलिसों का वो क्या है, कम है। तो इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो लगभग 6 से 7 लाख पुलिसकर्मियों की कमी हमारे देश में है, जो कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसको कर्ब करने के लिए असक्षम है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पुलिस की संख्या बल पर सुधार करना चाहिए। उनमें जनता के अनुपात के अनुसार, यूएन के अनुसार हमें पुलिस बलों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें उनको आने वाली तकनीकी जो विभिन्न प्रकार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे उनको इक्विप्ड करना चाहिए। और हमें और भी सारी जितनी भी न्यू टैक्टिक्स आ रही हैं, इन सब प्रकार के मामलों को टैकल करने के लिए उन टैक्टिक्स को उनको उसमें प्रशिक्षित करना चाहिए उनको। तो इस प्रकार की चीज़ों को हमें पुलिस के साथ करना चाहिए। एक बहुत ही सजेस्टिव आइडिया है शांति समिति के बारे में। देखिए, जो शांति समिति है इसमें क्या है, सीधा सा समझें आप कि ये हर एक क्षेत्र में मनाया जाए, पूरे देश के हर एक क्षेत्र में मनाया जाए, और इसमें सभी समुदायों के लोग हों जो कि धर्मनिरपेक्ष और दूरदृष्टिधारी लोग हों। इट मीन्स कि ऐसे पीपल, हर कम्युनिटी के पीपल जो कि एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हों और उनका जो विजन हो बहुत ही क्या हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत ही दूर का विजन उनका हो। वो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कह सकते हैं कि अनुभवी तरीके से देख पाएँ। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, सामाजिक जो शांति समिति है उसमें स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, और लोक कार्यकारी जो लोग होते हैं उनको इस शांति समितियों में स्थान देना चाहिए। और इसके माध्यम से जो भी समस्याएं क्षेत्र विशेष की हो रही हैं उस समस्याओं को टैकल करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार के साथ और प्राइवेट संस्थाओं के साथ मिल करके काम करना चाहिए, और क्षेत्र विशेष में सौहार्दपूर्ण जो माहौल है उसे बनाए रखना चाहिए। तो इस मामले में शांति समिति की जो भूमिका हो सकती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। बात करें अगर मीडिया, सोशल मीडिया, मास मीडिया का सकारात्मक उपयोग करके भी हम जो विभिन्न प्रकार की जो न्यूज़ होती है उनको फैलने से रोक सकते हैं। जो फेक न्यूज़ होती है उनको फैलने से रोक सकते हैं, और जो हेल्दी न्यूज़ होती हैं, जो ट्रू न्यूज़ होती हैं, उनको फैलने में हम क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। दंगों की वीडियोग्राफी करना आवश्यक है, ताकि बाद में उन वीडियोग्राफी में जो लोग भी दंगे करते हुए दिखाई देते हैं उनको पकड़ करके उनको बराबर सज़ा दी जाए, जो भी सज़ा देने की आवश्यकता है। और सांप्रदायिक संवेदनशील इलाकों में मुखबिरों का जाल भी फैलाना चाहिए, ताकि हमारे इंटेलिजेंस हमारा जो है बिल्कुल क्या हो, स्ट्रांग हो, जिसके माध्यम से अगर कहीं पे भी कोई सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे सांप्रदायिकता फैलने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे हम पहले से हमारे पास सूचनाएं रहें, जिसके माध्यम से हम उनको समय रहते क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकें। तो ये भी एक कुछ तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम इस प्रकार के वायलेंस को रोक सकते हैं। चुनाव में प्रतिबंधित भागीदारी, ऐसे व्यक्ति जिन्हें सांप्रदायिक हिंसा में भाग लेने के लिए चार्जशीट किया गया है उनको मतदान देने से प्रतिबंधित कर दिया जा सकता है। ये भी एक प्रकार का स्टेप हो सकता है। हालांकि अब इस पर कई सारे डिबेट्स आ जाएंगे कि उनका भी तो वोटिंग राइट होना चाहिए।
तो ये सब मुद्दा अलग है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर समाज में हिंसा फैलाता है, समाज की सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है, तो उस पर कुछ ही न प्रकार के कुछ न कुछ तो हम टफ एक्शन लेंगे, और ये एक्शन जो उसी का एक पार्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अल्पसंख्यक समुदाय आमतौर पर देखिए पुलिस को सांप्रदायिक असंवेदनशील तथा मुस्लिम विरोधी मानते हैं। एक बड़ी समस्या हमारे देश में ये है। तो इन समस्याओं को अगर देखा जाए तो इन समुदायों के प्रति पुलिस को हमें संवेदनशील बनाना चाहिए, और पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के प्रति अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास की भावना बनाने में अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तो ये आवश्यक है कि हम पुलिस को इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रति क्या करें, संवेदनशील बनाएं, और साथ ही साथ उनमें और पुलिस में एक विश्वास की भावना बनाने का माहौल जो क्या करें, सृजित करें। तो ये आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो इस प्रकार से जो हमारा कम्युनल वायलेंस हमारे देश में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको हम रोक सकते हैं, और आने वाले भविष्य में भी हम इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकते हैं। तो अब ढेर सारे पॉइंट्स आपके पास हो गए। अब एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कम्युनल वायलेंस की घटनाओं को रोकने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए, तो आपको इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ढेर सारे पॉइंट्स बता दिए गए हैं, उसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में क्या करें, रख लें। और देखिए सिंपल सा तरीका ये है कि एक बेसिक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि कम्युनल वायलेंस होता है, तो आप एक बेसिक, आप सोचिए कि आप एक IPS अफसर हैं और आपके क्षेत्र में कम्युनल वायलेंस होने वाला है, तो आप क्या क्या स्टेप लेंगे। तो आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आएंगी वही वही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, और वो चीज़ें आप चाहें तो उस तरह से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपना कुछ नॉलेज ऐड करके। तो कुछ पॉइंट्स याद रखे रहें, जिसकी वजह से क्या हो कि आप पॉइंट याद रखेंगे तो उसमें आप कुछ नीचे लिखने की स्थिति में रहेंगे। तो ये एक आसान तरीका हो जाएगा। बाकी ये टॉपिक भी आज आपका कंप्लीट होता है। अब इस पे क्वेश्चंस और जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर जो क्वेश्चंस रह गया है, उन दोनों ही क्वेश्चंस को आज हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन